गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। मींस पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, फिर इसके बाद इसके एंट्री कैसे पास करती हैं, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको इशू ऑफ शेयर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट तक तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जो ही फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर आ जाता है उन लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिल जाता है। बोलते हैं अरे सब कुछ तो सही है, सिर्फ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर में ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको किसी टॉपिक की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड टॉपिक का वीडियो ज़रूर बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो देर न करते हुए चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर होता क्या है। देखिए, इशू ऑफ शेयर में मैंने बताया था कि कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर इशू करना होता है तो पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। कि प्रोस्पेक्टस मतलब एक तरीके से जैसे इनविटेशन होता है, उसी तरह शेयर्स को बेचने के लिए क्या किया जाता है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है एज ए इन्विटेशंस। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होता है वो कंपनी को एप्लीकेशन दे देता है और कंपनी क्या करती है, उनको शेयर अलॉट कर देती है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, जब कंपनी क्या करती है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या अलॉटमेंट पे जब पैसे मांगती है, और वहाँ पे कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो कि अगर पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब ऑन कॉल जब कंपनी ने पैसा मांगा तो कुछ पर्सन्स तो होते हैं जो कि पैसा दे देते हैं, एक दो ही ऐसे होते हैं जो कि पेमेंट नहीं कर पाते हैं ऑन टाइम। तो कंपनी क्या करती है, उनको नोटिस भेजती है कि एक काम करिए, आपका जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो आप क्या करिए, पेड कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो कंपनी क्या करेगी, आपके शेयर को फॉर फ्यूचर कर लेगी। तो अगर मान लीजिए सामने वाला पार्टी क्या करता है, पेमेंट कर देता है शेयर होल्डर, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये इतना कहने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी क्या करती है, उनके शेयर को जब्त कर लेती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। अब फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर में जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो पहले ये समझिए कि जब हम लोग शेयर्स को मार्केट में इशू करते थे तो क्या करते थे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे। मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मींस शेयर कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है। मींस अगर कोई भी लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और उसी जगह अगर लायबिलिटी हमारी क्या होती है, मतलब डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो अब ये बताइए कि जो शेयर्स हमने मार्केट में इशू किया था उससे तो हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ था, मींस हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, शेयर्स को मार्केट से वापस ले रहे हैं। तो अब वो जो शेयर हमारा मार्केट में था वो अब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। मींस जब भी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर की एंट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स पे, ठीक है, ध्यान दीजिए, जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान दीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट तो आपका डेबिट हो गया, लेकिन अब ये शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा वो कितने अमाउंट से डेबिट होगा, ये भी समझने वाली बात है। तो ध्यान दीजिए, शेयर कैपिटल ये जो डेबिट होता है ये हमेशा होता है कॉल्ड अप कैपिटल से। किससे होता है, कॉल्ड अप कैपिटल। तो अब आप ये पूछोगे कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, हमको तो नहीं पता। तो ध्यान दीजिए, कंपनी क्या करती है, कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल और कुछ फाइनल कॉल पे करके, ऐसे करके कंपनी क्या करती है, पैसे कॉल्ड अप करती है, मांगती है। तो अगर मान लीजिए ये शेयर जो फॉर फ्यूचर किया जा रहा है ये आफ्टर अलॉटमेंट पे ही क्या किया जा रहा है, फॉर फ्यूचर किया जा रहा है। मतलब अलॉटमेंट पे उसने पेमेंट नहीं किया और कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर को फॉर फ्यूचर कर लिया कि लाओ शेयर वापस करो, पैसा नहीं दे रहे हो। तो उस कंडीशन में कॉल्ड अप कैपिटल आपका कितना होगा, जितना अमाउंट आपका एप्लीकेशन और जितना अमाउंट आपका अलॉटमेंट का एरियर है, मतलब ड्यू हो चुका था लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, मीन्स एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, इन दोनों पे जितना अमाउंट अभी तक उसने मांगा, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही शेयर को फॉर फ्यूचर किया जा रहा है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के जितने रुपए बनेंगे उतने ही पर शेयर आपका कॉल्ड अप माना जाएगा। मींस अगर 100 शेयर फॉर फ्यूचर किया जा रहा है तो यहाँ पे लिखोगे 100 इंटू कॉल्ड अप कैपिटल, मींस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे जितना पैसा कॉल्ड अप किया गया है उतने से मल्टीप्लाई करके यहाँ शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये तो हुआ शेयर कैपिटल डेबिट की बात।
लेकिन क्या होता है इसके बाद हम लोग यहां पे क्रेडिट करते हैं टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू होता है अनपेड कॉल्स अकाउंट। अब इसको समझते हैं, नरेशन तो हो जाएगा बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स या शेयर्स फॉरफिटेड। चलिए इसको समझते हैं। यहां एक आया आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और एक आया अनपेड कॉल। पहले हम लोग समझते हैं अनपेड कॉल। अनपेड कॉल मीन्स होता है कि वो शेयर होल्डर जहां जहां पैसा पेड नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा कॉल्ड अप हो गया था पैसा, और जिस पर्सन का शेयर फॉर फ्यूचर किया गया है उसने न ही अलॉटमेंट पे पैसा दिया, न ही फर्स्ट कॉल पे दिया और न ही फाइनल कॉल पे पेमेंट किया। तो अनपेड कॉल में क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से करेंगे और जितना जितना अमाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे एरियर हुआ है उस शेयर का, उतना अमाउंट यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रेडिट में शो कर देंगे। और ये बात तो क्लियर हो गई कि अनपेड कॉल में क्या क्या आएगा, मींस जहां जहां उसने पेड नहीं किया। अगर मान लीजिए जैसे अभी फर्स्ट वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आफ्टर अलॉटमेंट पे ही क्या कर रही है कंपनी, उनके शेयर को जब्त कर ले रही है, फॉर फ्यूचर कर रही, तो अनपेड में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट होगा, तो लिख देंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अनपेड का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अनपेड में क्या आएगा। मींस अगर अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं किया तो टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, अगर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तीनों जगह पेड नहीं किया तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। इस तरीके से एंट्री करेंगे। अब यहां पे आते हैं फॉर फ्यूचर अकाउंट में कौन सा बैलेंस आता है, क्या अमाउंट आता है फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ध्यान दीजिए, जब कंपनी क्या करती है, किसी पर्सन के शेयर को फॉर फ्यूचर करती है, जब्त करती है, तो वहां पे क्या होता है, ऐसा तो होगा नहीं कि उस पर्सन ने उस शेयर पे कुछ भी अमाउंट पेड नहीं किया होगा। जाहिर सी बात है कि एप्लीकेशन का वो पेमेंट किया होगा तभी कंपनी का शेयर होल्डर बना। मान लीजिए उस पर्सन ने क्या किया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया या सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया हुआ था, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कोई नहीं दिया, तो जितना अमाउंट पेड होता है उस शेयर पे, ध्यान से सुनिएगा, जितना अमाउंट शेयर पे पेड होता है वही अमाउंट आपका आता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। मींस अगर कोई पर्सन 10 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए उसने पेड किया और 5 रुपए पेड नहीं किया, तो 5 रुपए जो पेड कर दिया है वो आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, और जो 5 रुपए उसने पेड नहीं किया है वो अनपेड कॉल में आ जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मींस कि कंपनी को शेयर होल्डर जितना अमाउंट पेड कर देता है अपने शेयर्स का, वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस आ जाता है, और जितना अमाउंट पेड नहीं करता है वो अनपेड कॉल में हम लोग शो कर देते हैं। इस तरीके से शेयर फॉर फ्यूचर में कुछ बैलेंस हमारा बच जाता है। मींस जब कंपनी क्या करती है, शेयर को फॉर फ्यूचर करती है, तो जितना अमाउंट वो पर्सन पेड किया होता है, मींस जो शेयर होल्डर पहले था उसने जितना अमाउंट पेड कर दिया था, कंपनी क्या करती है, उस पैसे को अपने पास रिजर्व में रख लेती है। वो पैसा उनको वापस नहीं करती है कि ये लीजिए आपने इतना दिया था इतना रख लो। कंपनी क्या करती है, वो पैसा अपने पास ही रखी रहती है। किस लिए रखती है? अब इसलिए रखती है कि अब इस पर्सन से तो हमने शेयर जब्त कर लिया, अब क्या करना है, इस शेयर को किसी अनदर पर्सन को सेल करना है। ठीक है, मींस अब ये शेयर हमने इनसे लिया है तो किसी अच्छे खासे पर्सन को देखते हैं और उसको अपना ये शेयर बेच देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कंपनी क्या करती है, उस शेयर को किसी अनदर पर्सन को बेचती है, तो उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर। मींस एक बार तो शेयर हमने इशू किया हुआ था जो कि तिकड़म हो गया, क्या हो गया कि उसने पेमेंट नहीं किया, तो हमने क्या किया, उसके शेयर को फॉर फ्यूचर कर लिया, ये एंट्री कर दिया। अब फिर उस फॉर फ्यूचर किए गए शेयर को क्या कर रहे हैं, किसी अनदर पर्सन को सेल कर रहे हैं। तो वहां पे ध्यान दीजिए क्या होगा, यहां पे री इशू ऑफ शेयर पे क्या एंट्री होगी, री इशू ऑफ शेयर। तो पहले हम लोग समझते हैं री इशू ऑफ शेयर में कंडीशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, री इशू में अगर मान लीजिए कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रही है, मतलब 10 रुपए का शेयर है लेकिन 8 रुपए पे ही इशू की, 9 रुपए पे ही इशू की या 7 रुपए पे ही इशू किया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, 10 रुपए का शेयर अगर वो 8 रुपए में इशू कर रहे हैं, मतलब 2 रुपए का शॉर्ट हो रहा है कि नहीं, मींस 2 रुपए कम रिकवर हो रहे हैं। तो जितना अमाउंट कम रिकवर होता है उस अमाउंट को ये जो शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट का हम लोग बैलेंस रखे हुए हैं उससे इस अमाउंट को रिकवर कर लेते हैं।
मींस कि हमने जब फॉरफीचर किया था शेयर तो उस पे उसने जितना अमाउंट पेड किया हुआ था उस पर्सन ने, उस पैसे को हमने रिजर्व की तरह रख दिया कि चलो ये शेयर फॉरफीचर का इतना बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। और इस फॉरफीचर किए गए शेयर को हम क्या किए, किसी अनदर पर्सन को जो है इशू कर दिए। तो वहां पे उस शेयर के फेस वैल्यू से जितना अमाउंट कम रिकवर होगा, ठीक है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, अगर हमने 8 रुपए में इशू किया तो 2 रुपए पर शेयर कम रिकवर हुआ। मींस अगर 100 शेयर है तो 2 रुपए के रेट से 200 रुपए कम रिकवर हुए। तो वो 200 रुपए हम लोग कहां से रिकवर कर लेंगे, यहां से जो है एडजस्ट कर लेंगे। मींस ये जो शेयर फॉरफीचर का उसने पहले ही पेड कर दिया था, उस अमाउंट से इस अमाउंट को जो है क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे, मींस राइट ऑफ कर लेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो उस बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट होता है शेयर फॉरफीचर का। तो अब आते हैं हम लोग कहां, री इशू ऑफ शेयर्स पे। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए का शेयर री इशू की 10 रुपए में पूरा का पूरा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 10 रुपए का शेयर जब री इशू किया तो 10 रुपए का शेयर पूरा 10 रुपए में री इशू कर दिए। तो अब ये बताइए कि यहां आपका शेयर कैपिटल से जो अमाउंट रिसीव होने वाला था उसमें कुछ भी अमाउंट शॉर्ट हुआ, कुछ भी अमाउंट शॉर्ट नहीं हुआ। मतलब जितने का शेयर था उतना पूरा का पूरा इशू कर दिया और उतना पैसा पूरा का पूरा मिल गया। तो अब यहां पे तो आपको कुछ भी घाटा नहीं हुआ, मतलब कंपनी जब उस शेयर को री इशू की तो कुछ भी घाटा नहीं हुआ। तो अब यहां पे जितना शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचा हुआ था उसमें से रिकवर तो यहां कुछ करना नहीं है। तो जितना अमाउंट आपका शेयर फॉरफीचर में था वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए का शेयर अगर प्रीमियम पे इशू कर दे रही है, मतलब री इशू करते समय 10 रुपए का शेयर वो 12 रुपए में इशू कर दे रही है, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में। तो अब बताइए कोई चांस नहीं है लॉस होने का, ठीक है। तो वहां भी आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन कर देंगे और शेयर के री इशू की एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद यहां भी फॉरफीचर का जितना बैलेंस होगा वो पूरा का पूरा क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो आते हैं हम लोग पहले री इशू की एंट्री। तो री इशू अगर मान लेते हैं कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट पे इशू की, री इशू की, मतलब जब शेयर री इशू किया तो वो डिस्काउंट पे किए। तो यहां पे क्या एंट्री होगी, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मींस जितना अमाउंट रिसीव होगा उसको क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और जितना अमाउंट शॉर्ट हो जाएगा उसको क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। और 2 हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू शो किया जाता है, चाहे शेयर प्रीमियम पे इशू हो, चाहे डिस्काउंट पे, चाहे किसी भी तरीके से होता है, ठीक है। री इशू के समय शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही शो किया जाता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया री इशूड की एंट्री। तो ध्यान दीजिए, अगर 100 शेयर है 10 रुपए का, लेकिन उसको 8 रुपए के रेट से री इशूड किया गया, तो री इशूड करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए के रेट से 100 शेयर का अगर मान लीजिए पैसा मिलेगा तो 800 रुपए रिसीव्ड हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो डेबिट होगा ये कितने रुपए से होगा, 2 रुपए पर शेयर जो रिकवर नहीं हुआ था अमाउंट उससे। तो 100 शेयर 2 रुपया कम रिकवर हुआ, मतलब कितना शॉर्ट हुआ, 200 रुपए। तो 200 रुपए शेयर फॉरफीचर में डाल देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट में टोटल फेस वैल्यू 100 शेयर का 1000 हो जाएगा, वो यहां शो कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। इसके बाद यहां के शेयर फॉरफीचर का बैलेंस से इस बैलेंस को राइट ऑफ कर देंगे। मींस यहां शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस है और यहां शेयर फॉरफीचर का आपका डेबिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस लेस कर देंगे तो भी तो हमारा क्या बचेगा, क्रेडिट बैलेंस बचेगा। तो उसको जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, जब ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से इसकी एंट्री पास करेंगे। मींस शेयर फॉरफीचर का जितना बैलेंस बच गया उसको क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सा शेयर फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा दे देता है कि शेयर जो इशू किया गया था वो प्रीमियम इशू किया गया था और आज उसका फॉरफीचर करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए,
इसको आप पहले कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद अब मैं अगर शेयर जो है प्रीमियम पे इशू किया गया है और उसको अगर फॉरफीचर करना है तो उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। मान लीजिए क्या है, कंपनी ने क्या किया था, जब शेयर इशू किया था तो वो प्रीमियम पे इशू किया हुआ था। ठीक है, और प्रीमियम पे इशू किया गया शेयर जो था वो प्रीमियम ड्यू था अलॉटमेंट के साथ। मींस जो प्रीमियम का अमाउंट था वो किसके साथ इंक्लूड था, अलॉटमेंट के साथ। अब वहां पे हुआ क्या कि एक शेयर होल्डर जिसने क्या किया, ना ही अलॉटमेंट पे पेमेंट किया, ना ही फर्स्ट कॉल पे पेमेंट किया और ना ही फाइनल कॉल पे पेमेंट किया, अब उसके शेयर को क्या करना है, फॉरफीचर करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पॉइंट वाली बात यह है कि अगर किसी शेयर पे प्रीमियम का अमाउंट एरियर होता है, मींस जहां पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू है, अगर वहां पे कोई पर्सन एरियर करता है, ठीक है, जैसे अलॉटमेंट पे प्रीमियम है और अलॉटमेंट पे एक पर्सन ने क्या कर दिया, एरियर कर दिया अमाउंट और उसके शेयर को फॉरफीचर करना है। तो अब यहां पे क्या करेंगे आप, यहां शेयर कैपिटल जो डेबिट होता है फॉरफीचर के समय, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो होगा ही होगा, और ये किससे होगा, कॉल्ड अप कैपिटल से। और इसके बाद उस पर्सन ने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं किया हुआ है। मींस कंपनी ने क्या किया था, प्रीमियम पे शेयर को इशू किया था, लेकिन वो अलॉटमेंट पे एरियर किया, मींस उसने प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं किया। तो यहां पे क्या करोगे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट कर दोगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये कितने अमाउंट से होगा, जितने रुपए आपका शेयर था, मींस जितने रुपए प्रीमियम का अमाउंट था वो, मान लीजिए 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किया गया था तो 2 रुपए, 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किया गया है 5 रुपए, 50 रुपए प्रीमियम पे इशू किया गया है 50 रुपए, इनटू अलॉटमेंट पे जितने शेयर्स का पैसा बाकी था। ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट पे जितने शेयर का पैसा बाकी था, मींस अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, अलॉटमेंट पे 100 शेयर का पैसा बाकी है, तो आप क्या करेंगे, प्रीमियम का अमाउंट इनटू 100 शेयर से आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। अगर मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, 300 शेयर फॉरफीचर कर रही है, कितने शेयर्स, 300 शेयर्स कंपनी क्या कर रही है, फॉरफीचर कर रही है। तो अब यहां पे क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए अलॉटमेंट पे सिर्फ 100 शेयर का ही पैसा बाकी था, अलॉटमेंट पे क्या था, सिर्फ 100 शेयर का पैसा बाकी था, और फर्स्ट कॉल पे 300 का बाकी हो गया, मींस फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पे क्या हुआ, सिर्फ एक पर्सन ने 100 शेयर्स का पैसा बाकी किया और फर्स्ट कॉल पे 2 पर्सन हो गया, मींस एक जो ये पर्सन थे इनका तो 100 शेयर का बाकी ही था, प्लस एक नए शेयर होल्डर आ गए जो इनके पास 200 शेयर था और उन्होंने भी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कितने शेयर्स का पैसा बाकी होगा, 300 शेयर्स का, और पूरा 300 शेयर आप फॉरफीचर कर रहे हो। तो यहाँ जो शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा ये तो टोटल कितना होगा, 300 शेयर्स का होगा, लेकिन यहां प्रीमियम आपका डेबिट कितने शेयर्स का होगा, जितना शेयर्स पे आपका प्रीमियम बाकी है, मींस 100 शेयर। क्यों, क्योंकि वो 200 शेयर वाला जो एक शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट पे पेमेंट कर दिया है, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। समझ रहे हैं बात को, मींस जो 200 शेयर वाला शेयर होल्डर था उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट का पेमेंट उसने कर दिया, मींस प्रीमियम का उसने पेमेंट कर दिया है, तो उसके शेयर का यहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो डेबिट हो रहा है इसमें कुछ भी उसका पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकता है और उनको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर क्या होता है कि शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू किया गया, लेकिन अलॉटमेंट पे ही वो प्रीमियम ड्यू था और अलॉटमेंट पे 1 रुपए भी आपका एरियर नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट पे प्रीमियम ड्यू था लेकिन अलॉटमेंट पे 1 रुपए भी आपका एरियर नहीं हुआ। तो अब वहां पे क्या करेंगे, जब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे उसने सिर्फ मान लीजिए एरियर कर दिया और उस शेयर को अगर आप फॉरफीचर कर रहे हो
तो वहां पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का जितना टोटल अमाउंट ड्यू था वो पूरा का पूरा रिकवर हो गया है, कुछ भी आपका बाकी नहीं रह गया। मींस उसने क्या किया, सभी शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया था, ठीक है। उसमें से एकाध दो शेयर होल्डर थे, ये एक थे या दो थे, जो भी थे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे पेमेंट नहीं किए। मींस अलॉटमेंट तक का पेमेंट हो गया है, मतलब प्रीमियम का पेमेंट हो गया, तो यहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट नहीं होगा, ठीक है। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग इन सभी कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो पक्का कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उनको, ठीक है। तो अब आते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। तो ये दोनों चीज डेबिट करने के बाद यहां हो जाएगा क्या, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल मीन्स वहीं जहां जहां पैसा आपका बाकी है उसको क्रेडिट कर दीजिए। अगर अलॉटमेंट पे बाकी है तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का है टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल का है टू शेयर फाइनल कॉल। इस तरीके से क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे, नरेशन हो जाएगा बीइंग्स शेयर्स फॉरफिटेड। ये शेयर फॉरफिटेड की एंट्री हो गई। इसके बाद अगर शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से बताया था, शेयर्स जिस तरीके से रीइश्यू किया जाएगा उस तरीके से एंट्री पास करेंगे। और कैपिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है ये भी चीजें बता दी। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी कभी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाता है इसको समझते हैं। कभी कभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्वेश्चन में आ जाता है कि फॉरफीचर किया गया है 1000 शेयर्स और री इशू किया गया सिर्फ 600 शेयर। ध्यान से सुनिएगा, फॉरफीचर किया गया कितना, 1000 शेयर्स, और री इशू कितना किया गया, सिर्फ 600 शेयर ही री इशूड किया गया। तो उस कंडीशन में आप कैसे एंट्री पास करोगे या कैसे अमाउंट कैलकुलेट करोगे, क्या अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, उसको समझते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पे आप रीइशूड करोगे तो क्या एंट्री करोगे, लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मान लीजिए वो रीइशूड करते समय शेयर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो यहां हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए, यहां पे हमने शेयर रीइशूड कर दिया, लेकिन फॉर फ्यूचर किया था कितना, 1000 शेयर्स, और रीइशूड हुआ है सिर्फ 600 शेयर। अब ध्यान दीजिए, आपने 1000 शेयर जो है फॉर फ्यूचर किया और यहां पे फॉर फ्यूचर अकाउंट में कुछ बैलेंस आया हुआ है। मींस जितना उसने अमाउंट पेड किया होगा वो क्या आया होगा, आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आ गया। अब आपने रीइशूड कर दिया 600 शेयर, 600 शेयर रीइशूड हो गया, लेकिन 400 शेयर अभी भी बचा हुआ है आपके पास कि कोई और पर्सन मिलेगा तो उसको 400 शेयर और बेचेंगे। तो अब ये बताइए कि जितना शेयर हम लोग रीइशूड कर देंगे उसी पे ना हमें पता चल पाएगा कि फॉर फ्यूचर में से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाए। मींस कि इस शेयर को रीइशूड कर दिया गया तो इस फॉर फ्यूचर के बैलेंस से कितना फॉर फ्यूचर का बैलेंस रिकवर करना है इतना आपको पता है। बाकी जो 400 शेयर अभी हमारे पास पड़ा हुआ है जिसको हमने रीइशूड नहीं किया, उसको जब रीइशूड करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा ग्राहक आ जाए या कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसको हमें वो प्रीमियम पे देना पड़ जाए वो शेयर, या इसको दिए 8 रुपए में, इनको ये शेयर 9 रुपए का दे दिए, या 10 का 10 में दे दिए, 12 में दे दिए, ऐसा हो सकता है। तो जो शेयर अभी री इशूड नहीं हुआ है उसके फॉर फ्यूचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया जाता। सिर्फ जितना शेयर री इशूड किया जा चुका है उसका अगर फॉर फ्यूचर का कुछ बैलेंस बचता है तो उसको क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। समझिए कैसे, ध्यान दीजिए। फॉर फ्यूचर का यहां पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए कितना बैलेंस था, 5000 था। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 5000 बैलेंस था तो यहां पे कैपिटल रिजर्व में ध्यान दीजिएगा कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ये जो 5000 फॉर फ्यूचर का बैलेंस था ये कितने शेयर्स के लिए था, 1000 शेयर्स के लिए। तो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए और 600 शेयर्स का फॉर फ्यूचर का बैलेंस आप कैलकुलेट कर लो। तो ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से कैंसिल, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3000 रुपीज। मीन्स 600 शेयर के लिए ये कितना हो जाएगा, 3000 जो है फॉर फ्यूचर का बैलेंस आया, और इस 3000 में से यहाँ फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस आएगा उसको यहाँ से माइनस कर लेंगे।
ठीक है, मींस ये क्रेडिट बैलेंस था, ये डेबिट बैलेंस था, इससे इसको राइट ऑफ कर देंगे। बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे और जो भी बैलेंस होगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके बाद क्या होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में अगर फॉरफीचर किया जाता है तो वहां एरियर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से शेयर फॉरफीचर पे एंट्री पास करेंगे, कैसे रीइश्यूड की एंट्री करेंगे, कौन सा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, उसके लिए मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपका रिमेनिंग पार्ट जो भी बचा हुआ है शेयर्स का उसको क्लियर कर दिया जाएगा। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है या कोई भी ऐसा टॉपिक छूट गया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट करें, मैं उस टॉपिक से भी रिलेटेड वीडियो जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे आके बेल आइकन को जरूर दबाएं।